अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाज़रीन, इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। सभी लोग जानते हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते जो धर्म संसद में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर अफशानी हुई थी, ये सिर्फ धर्म संसद के हद तक नहीं रहा है। धर्म संसद यकीनन एक प्लेटफॉर्म रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हर कोई अपने अपने हिसाब से मुसलमानों को टारगेट बनाकर पेश करने में कामयाब हो रहा है। शायद मोदी के हिंदुस्तान में या मोदी के भारत में ये एक आम बात हो गई है। इसीलिए मोदी, योगी, बीजेपी, ये सब लोग ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों को एक पंचिंग बैग या बॉक्सिंग रिंग में जो प्रैक्टिस का जो बैग रहता है, उस तरह मुसलमानों को टंगा कर हर कोई अपने मुक्केबाजी की प्रैक्टिस करने में मसरूफ़ है। और शायद इसीलिए 80-20 का जो फार्मूला चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी ने ये बात कही है, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि 80-20 के फार्मूले में 20% को दिखाकर 80% को बेवकूफ़ बनाने का ये एक नया फार्मूला तैयार किया गया है। मगर ऐसा लग रहा है कि लाख आप कम्युनल करने की कोशिश करो, हिंदू मुसलमान, दाढ़ी टोपी जो बातचीत हो रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि अब 80% लोग भी मोदी के साथ आने वाले या योगी के साथ जाने वाले नहीं हैं। और ये 80% एक तरफ हो जाएंगे, योगी अपने साथ 20% को ले लेके अपना ढोल बजाते निकल जाना पड़ेगा। रोज़ आना एक झटका लग रहा है, मिनिस्टर हो या एमएलए हो। ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग बीजेपी छोड़कर हो सकता कि समाजवादी पार्टी में अपना रुख करने वाले हैं, या योगी को सबक सिखाने के लिए कुछ ऐसा एक कोशिश हो रही है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हिंदुस्तान अब बदलने जा रहा है। 80% लोगों को जो बेवकूफ़ बनाए गए थे, विकास के नाम पे हो या 15 लाख रुपए के नाम पे हो, अच्छे दिन के नाम पे हो, वो लोग अब ये सोच के बैठे हैं कि 80% एक जगह आना चाहिए, 20% को छोड़ देना चाहिए और 20% ये बीजेपी के साथ ही रहेंगे। ये भी कहा जाता है कि जो लोग अब तक 5 साल से योगी हुकूमत में पावर का भरपूर फ़ायदा उठाए, वो अब सेक्युलर समाजवादी पार्टी के तरफ अपना रुख कर रहे हैं। खैर, ये आया राम गया राम का एक ऐसा सिस्टम है इलेक्शन से पहले, ये बहुत ही कॉमन हो गया है हिंदुस्तान में। कोई भी रियासत हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या कहीं बिहार हो, कहीं भी हो, ये लोग आजकल आया राम गया राम, ये पार्टी छोड़ेंगे दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, या जो पार्टी का पल्ला भारी दिखेगा वहाँ चले जाएंगे। लेकिन सेक्युलरिज्म के भी माने अगर देखेंगे तो बदल गए हैं। शायद इसलिए जब से बदले हैं, जब से शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की हुकूमत महाराष्ट्र में आई है, वहाँ पर भी अगर देखेंगे तो शिवसेना का बुनियादी जो उसूल है या बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ है, उसमें शिवसेना बीजेपी से ख़तरनाक पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन शिवसेना भी कम्युनल पॉलिटिक्स को छोड़कर सेक्युलरिज्म के ऊपर आ गई है। और अगर देखेंगे तो दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल को मुसलमानों की भी काफ़ी तादाद ने वोट दिया, बल्कि मैं यही कहूँगा कि मेजॉरिटी मुसलमानों ने भी वोट दिया है। शायद इसलिए कि अरविंद केजरीवाल बुनियादी तौर पे एक अच्छे आदमी हैं। तो सेक्युलरिज्म की भी इस्तिलाह अब बदल गई है। सिर्फ ये हो गया है कि बीजेपी को या मोदी को छोड़कर या योगी को छोड़कर कोई भी पार्टी में कोई भी आदमी अगर जाता है तो वो सेक्युलर पार्टी या सेक्युलरिज्म को ही बढ़ावा देने की बात आ रही है, ऐसा लग रहा है। अगर देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल भी अपनी हर मीटिंग ख़त्म करने से पहले या मीटिंग जस्ट ख़त्म करते ही ये कहते हैं कि भारत माता की जय। शायद अरविंद केजरीवाल के मुंह से ये भारत माता की जय का जो नारा है वो भी सेक्युलर नज़र आता है, इसलिए कि बुनियादी तौर पे अरविंद केजरीवाल एक अच्छे इंसान है, या कम से कम जो काम कर रहे हैं वो इंसानियत के नाम पे कर रहे हैं, बजाय इसके कि भेदभाव करके मज़हब के नाम पे या ज़ात पात के नाम पे करने के। शायद इसीलिए ऐसा लगता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है, मैं अपनी बात यहाँ आपको याद दिलाता चलूँ कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 80 मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट है, जिसमें आज 62 मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बीजेपी के हैं, 5 समाजवादी पार्टी के हैं और 10 बहुजन समाज पार्टी के हैं। इसके अलावा अपना दल और राष्ट्रीय लोक दल जो गुज़िश्ता मरतबा बीजेपी के साथ थे, उनके मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्स हैं। अगर इलेक्शन में देखेंगे तो गुज़िश्ता 62 सीट बीजेपी जीती, उसकी अगर हम बात करेंगे तो बीजेपी प्लस बीजेपी के जो अपना दल और आरएलडी की जो सपोर्ट थी बीजेपी को, तकरीबन 4 करोड़ वोट बीजेपी को मिले थे। बीएसपी को 1 करोड़ 60 लाख वोट मिले थे, समाजवादी पार्टी को 1 करोड़ 50 लाख वोट मिले थे।
ऐसा ही एक रुख था, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बदलने जा रही है। अब यूपी में इलेक्शन सर पे है और बीजेपी के ताल्लुक़ से ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन हर एतबार से बीजेपी हार गई है। जो बीजेपी कम्युनलाइज करना चाह रही थी, मुसलमान के नाम पे हो, उसको अवाम इसके ख़िलाफ़ नज़र आ रहे हैं और अवाम को कहीं पर भी कम्युनल पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर रखते हुए जो 100 रुपये की मार है या 1000 रुपये के सिलेंडर की जो मार है, उसको देखते हुए उन लोग अपनी राय शायद बीजेपी के ख़िलाफ़ जाने वाले हैं। वैसे ही अगर देखेंगे तो विकास को ढूंढने में ज़्यादा लोग मसरूफ़ हो गए हैं, बजाय इसके कि दाढ़ी, टोपी, बीफ, राम मंदिर, ऐसे मुद्दों को छोड़ के, ऐसे मसलों को छोड़ के, ऐसे जो वोट बटोरने की जो पॉलिटिक्स थी उसको छोड़कर लोग ये सोच रहे हैं कि 100 रुपये पेट्रोल हो गया है और 1000 रुपये सिलेंडर हो गया है। इसके ऊपर से जो लॉकडाउन और कोरोना, बहरहाल और क्या क्या होता देखना है, इसलिए कि आइंदा ये भी प्रोजेक्शन कहा जा रहा है कि फ़िल वक़्त इंटरनेशनल लेवल पे जो पेट्रोल की प्राइस है वो तकरीबन $85 फ़ी बैरल है और ये बहुत इम्कान है कि आइंदा 1-2 महीने में $100 को भी पार कर जाएगी। उसमें अगर देखेंगे तो 20% और इजाफा, तो पेट्रोल आज 100 रुपये है, 120 रुपये का एक निशाना, एक मोटा मोटा हिसाब ये आ रहा है कि 120 रुपये तक भी पहुंच सकता है। खैर ये सब बात है, देखेंगे। अब इलेक्शन का भी मौसम शुरू होने वाला है, इलेक्शन में राय दही भी फरवरी में शुरू हो जाएगी। क्या नतीजा निकलता है, लोग किस करवट अपना रुख करते हैं या किस जानिब अपनी राय देते हैं, ये आगे वक्त ही बताएगा। एक और रिपोर्ट इस हफ्ते नज़र से गुजरी, उसमें ये कहा गया है कि दुनिया भर में जितने भी स्मार्टफोन्स में जो ऐप्स बनाए जा रहे हैं, चाहे वो शॉपिंग के हो या गेम्स के हो, ये कहा जाता है कि जितने भी ऐप्स डाउनलोड हुए हैं पूरी दुनिया का 11, बल्कि मैं एग्जैक्ट ये कहूँगा 11.6% ऐप्स हिंदुस्तानियों ने डाउनलोड किए हैं और कहा जाता है कि $170 मिलियन हिंदुस्तानियों ने इन पर खर्च किया है। स्मार्टफोन के ताल्लुक़ से ये भी कहा जाता है कि हिंदुस्तान उन 5 बड़े ममालिक में शामिल हो गया है जहाँ पे स्मार्टफोन का चलन या स्मार्टफोन का इस्तेमाल आम हो गया है। तो हिंदुस्तान में 130 करोड़ आबादी में सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन पूरी दुनिया भर में उन 5 ममालिक में से हिंदुस्तान भी शामिल है। अगरचे कि दीगर ममालिक में अमेरिका है, चाइना है, ब्राज़ील है, ये ममालिक भी हैं, लेकिन हिंदुस्तान में। और ये भी चौंका देने वाली बात यह है कि तकरीबन हर हिंदुस्तानी रोज़ाना 5 घंटे सेल फ़ोन या अपने फ़ोन पर इस्तेमाल करता है, चाहे वो यूट्यूब पे हो या सोशल मीडिया पे हो, ईमेल पे हो, गेम्स के लिए हो, बहरहाल जो भी मशगले हैं उसमें 5 घंटे आपके सर्फ हो रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ये बताया गया है कि तकरीबन 70,000 करोड़ घंटे हिंदुस्तान के लोग फ़ोन में गुजार देते हैं एक साल भर में। अगर देखेंगे तो दुनिया भर की आबादी का 17.7% हिस्सा हिंदुस्तान में रहता है, जबकि आराजी के हिसाब से अगर देखेंगे पूरी दुनिया की ज़मीन में 2.5% ज़मीन हिंदुस्तान उस पर ही फैला हुआ है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 70,000 करोड़ घंटे हमारे फ़ोन में जा रहे हैं। ये सब बातें अपनी जगह है, लेकिन मैं समझता हूँ कि किस तरह वक्त अपना सही इस्तेमाल करना चाहिए सेल फ़ोन से हटकर। अगर सेल फ़ोन में भी आप काम की चीज़ देखते हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन 5 घंटे सर्फ हो रहे हैं एक आदमी के, 24 घंटे में से 5 घंटे जा रहे हैं, 19 घंटे बचते हैं। 19 घंटे में अगर 8 घंटे सोता है आदमी तो 11 घंटे सिर्फ काम करने में या दूसरे कामों के लिए लगा रहा है। तो प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर आपका वक्त खर्च होना चाहिए या कहाँ पर आपका वक्त सर्फ करते हुए कौन सी चीज़ अहमियत की हामिल है, कौन सी चीज़ सेकंड प्रायोरिटी में जाती है, ये एक देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि मामूली बात नहीं है कि 5 घंटे आप सिर्फ सेल फ़ोन में, चाहे वो यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो या किसी और चीज़ में ख़र्च करते हैं। इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले जो अपनी बात होती है, ख़ास तौर पे मुसलमानों के से रिलेटेड जो बात होती है, उस पर भी अपनी बात आपके सामने रखूँगा, फिर अपने प्रोग्राम को ख़त्म करूँगा। तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाई थी। इस बात के लिए बिठाई थी कि मुसलमानों के जो हालात हैं फ़िल वक़्त, समाजी, तालीमी और माशी हालात कैसे हैं,
اس کو دیکھنے کے لیے یہ ایک کمیشن آف انکوائری بٹھائی گئی تھی. سینٹر فار گڈ گورننس نے یہ کام کیا تھا اور شہری علاقوں اور دیہی علاقوں میں یہ ایک سروے ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا، اگرچہ کہ ٹی آر ایس گورنمنٹ کا جو سروے ہوا تھا اس سے بھی اس میں مدد لی گئی، لیکن اس سروے میں یہ بات بھائی آئی تھی کہ 4348 گھروں کا سروے ہوا تھا، جس میں 3131 ایس سی ایس ٹی اور دیگر، بلکہ یہ کہوں گا کہ غیر مسلم یا ہندو بھائیوں کے گھروں کا سروے ہوا تھا. 1067 مسلم، سکھ اور کرسچن کے گھر اس میں شامل کیے گئے تھے تاکہ کیا ان کے جو پرابلمس ہیں اس میں معلوم ہو سکیں کہ ان کا کیا حل بھی نکال سکتے ہیں. تعلیم ترک کرنا یا روزگار کی طرف مائل کرنے کے تعلق سے مسلمانوں کو یہ سروے کیا گیا تھا. یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے گھر کچے زیادہ ہیں اور پکے کم ہیں، مطلب ایسبیسٹاس، ٹین شیڈ یا جھوپڑی کے ٹائپ کے لوگ زیادہ مسلمانوں کے پاس ہیں بنسبت دوسروں کے. سروے میں یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ مسلم ایریاز کو خاص طور پہ بینکس اور دیگر جو فائننس کا کاروبار کرنے والے ادارے ہیں وہ مسلم ایریاز کو بلیک لسٹ کر دیے گئے ہیں. مسلمانوں کے ایریاز میں اے ٹی ایم بھی نہیں ہے. اور ایک چیز جو اس میں انکشاف ہوا ہے وہ اس سروے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 73 بلکہ 73% لوگ بی سی ای کیٹیگری کے ہیں، جبکہ 2.1% لداف یا بی کیٹیگری میں جو مسلمانوں کو جو آلریڈی ریزرویشن مل رہا اس میں یہ بات آئی تھی. باقی 24% ایسے لوگ ہیں جن کو کوئی بھی ریزرویشن نہیں مل رہا ہے. 66% مسلمان شیخ یا جو ریزرویشن اب جو نیا جو ریزرویشن کی پالیسی آئی ہے اس میں مسلمانوں کا شمار ہوتا ہے. سروے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کی ایوریج سائز 5.5 لوگوں پر محیط ہے. جو مسلم خاندان ہوتا ہے وہ تقریباً 5.5 لوگ ہوتا ہے، جبکہ دوسروں کا اگر دیکھیں گے تو وہ 4.5 لوگ کا پر ہی خاندان ان کا ختم ہو جا رہا ہے. 11% سید ہیں اور 6% پٹھان لوگ اس سروے میں شامل ہوئے ہیں. مسلمان 78% مسلمان ابھی تک تعلیم کی طرف نہیں گئے ہیں، مطلب سکولز کا بھی رخ کبھی نہیں کیے ہیں، جبکہ دیگر مذاہب کے طور پہ اگر جائیں گے تو 72% لوگ سکول کے طرف نہیں گئے ہیں. لیکن 70% مسلمان اور 76% غیر مسلموں کو اگر دیکھیں گے تو یہ 5 سے 24% تک کے لوگ تعلیم کے اعتبار سے اپنے آپ کو خواندہ بنا چکے ہیں. اردو میڈیم سکولز کی جو حالت خراب ہے خاص طور پہ ڈسٹرکٹس میں، اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے ڈراپ آؤٹ کا ایک بنیادی وجہ ہے، جبکہ اسکول ختم کرنے کے بعد جونیئر اور ڈگری کالجز نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسلمان لوگ تعلیم کو ترک کر دیے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس میں خاص طور پہ لڑکیاں زیادہ شامل ہیں. اگر اردو میڈیم مسلمان پڑھ رہے ہیں تو غیر مسلمان تیلگو میڈیم کو جا رہا ہے. لیکن سب سے بڑی بات جو اچھی بات جو آئی نکل کے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب اردو میڈیم کی خستہ حالت کی وجہ سے یا اردو میڈیم کے جونیئر کالجز یا ڈگری کالجز نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں جو ایڈیپٹیشن رہا ہے، جو اپنانے کی جو بات رہی تھی، اس میں انگلش میڈیم سکولز کو بہت سارے مسلمانوں نے شفٹ کر کے انگلش میڈیم میں چلے گئے ہیں، اور گاؤں کے دیہاتی علاقوں میں تیلگو میڈیم میں بھی کافی مسلمان پڑھ رہے ہیں. مدرسہ اور اردو میڈیم سے کافی مسلمانوں کو فائدہ ہوا ہے، اس کی کوئی نفی نہیں ہو سکتی. لیکن خاص طور پہ ایک اور چیز جو آئی ہے کہ مسلمان تعلیم کے طرف جو رجحان مسلمانوں کا بڑا ہے، اس میں مسلمان سرکاری سکولز کی خستہ حالت کی وجہ سے پرائیویٹ سکولز یا کالجز میں بہت زیادہ مسلمان اپنے آپ کو رجوع کیے ہیں اور پرائیویٹ سکولز میں پڑھ رہے ہیں. ایک اور بات یہ سامنے آئی ہے کہ 37% لڑکیاں وہ تعلیم نہیں حاصل کر رہی ہیں، جبکہ تعلیم کے لیے اگر ہم بات کریں گے تو تعلیم کی طرف سے یا انڈیپینڈنٹ بزنس کے تعلق سے اگر دیکھیں گے تو بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں 1400 سال پہلے سب سے بڑا تجارتی گھر وہاں پہ چلایا کرتی تھی. تو مسلمانوں کو بھی آگے بڑھ کر تعلیم کے ساتھ ساتھ تجارت میں بھی آپ انڈیپینڈنٹ، آپ گوشہ پردے میں رہ کر ہی یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایک رجحان تھا جو ختم ہوا ہے اور مسلمان اب آگے بڑھ رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو ہر اعتبار سے ہر شعبے میں اپنا لوہا منوانے کی ایک کوشش ہو رہی جو
بہت اچھی پہل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئندہ چل کے اگر ہم تھوڑا سسٹمیٹکلی اگر اپنے آپ کو پرائیورٹیز کو، کون سی چیز کو پہلے آنا چاہیے اور کون سی چیز کو بعد میں آنا چاہیے، اس کی اگر ہم تفریق کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم آگے بڑھنے میں بہت سہولت ہو سکتی ہے۔ خیر، یہ بات تھی کہ کس طرح مسلمانوں کی تعلیمی خواندگی بڑھتے چلے جا رہی ہے۔ یہ ایک اچھی پہل ہے، اس کو آہستہ آہستہ کس طرح ہم تجارت میں لا سکتے ہیں یا کس طرح تعلیم کو معاشی طور پہ مستحکم ہونے میں ہم کیسا استعمال کر سکتے ہیں، وہ آئندہ اگلے پروگرام میں پھر اس پہ بات کروں گا میں، جو اپنی بات کا سلسلہ رہے گا اس میں جاری رہے گی۔ اس ہفتے کے لیے میں یہیں پہ اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔